नमस्कार साथियों, चैनल हिंदी विषय एवं साहित्य में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपने इस चैनल पे तैयारी करते हैं हम हिंदी की उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं की, और उसी के अंतर्गत कहानियों में हम पढ़ रहे हैं निर्मल वर्मा द्वारा रचित कहानी परिंदे का भाग दूसरा। भाग एक हम पहले पढ़ चुके हैं। अभी तक आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट बनी हुई है हिंदी कहानी के नाम से, वहां आपको इसका भाग एक मिल जाएगा। वह आप पहले पढ़ें, उसके बाद ही यह दूसरा भाग आप पढ़ें। यह परीक्षा अधिकांशतः परीक्षाओं के यह कहानी अधिकतर जो परीक्षाएं उनके सिलेबस में निर्धारित होती है, और साथ ही साथ नेट जेआरएफ के स्तर पे यह लगी हुई है हमारे, और एमए के स्तर पे भी लगी हुई है। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में भी है। कहने का तात्पर्य यह है कि यह एक प्रमुख आधुनिक कहानी है जो कि बार बार जिससे संबंधित प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। कल की कक्षा में नई कहानियां क्या हैं, परिंदे कहानी का मूल भाव क्या है, ये सब हम कुछ परिचय के रूप में पढ़ चुके हैं। आज सीधे अपनी कहानी को यहाँ प्रारंभ करेंगे। कोई भूमिका, प्रस्तावना या परिचय मैं आपके समक्ष प्रस्तुत नहीं करूंगी। कहानी थोड़ी सी लंबी है तो इसको मैं थोड़ा सा आपको तीव्र गति से पढ़कर सुनाऊंगी, क्योंकि यहाँ हमें सिर्फ कहानी को पढ़ना है, उसके मूल भाव को समझना है और पात्रों के विषय में जानना है। तीन प्रमुख पात्र हैं, लतिका, ह्यूबर्ट और डॉक्टर मुखर्जी। ये तीनों ही लोग कहीं दूर पहाड़ी किसी हिल स्टेशन पर कॉन्वेंट स्कूल में कार्यरत हैं। तो उसी के अंतर्गत अब हमने पढ़ लिया था कि ह्यूबर्ट लतिका को प्रेम निमंत्रण भरा एक पत्र देता है, जिसे लतिका ना तो स्वीकार कर पाती है और ना ही ह्यूबर्ट की गलतफहमी को दूर करने का प्रयास करती है, अर्थात कोई उत्तर भी वह नहीं देती। अब छुट्टियों का आखिरी दिन है, बस पूरे 2 दिन में, या ये कह लें कि 1 रात और 1 दिन की यह कहानी है पूरी। अब आगे जो निर्मल वर्मा जी लिखते हैं उसे मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगी। हाँ, कहानी को पूरा समझने के लिए इसका प्रथम भाग आप अवश्य देखें। वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो, क्योंकि आज मेरा प्रयास रहेगा कि इस कहानी को मैं समाप्त कर दूं, और 10-15 पन्नों की यह कहानी है। बाहर बूंदाबांदी होने लगी थी। कमरे की टीन की छत खट खट बोलने लगी। लतिका पलंग से उठ खड़ी हुई, बिस्तर को तहा कर बिछाया, फिर पैरों में स्लीपरों को घसीटते हुए वह बड़े आईने तक आई और उसके सामने स्टूल पर बैठकर बालों को खोलने लगी। किंतु देर तक कंघी बालों में उलझी रही। वह गुमसुम सी शीशे में अपना चेहरा ताकती रही। करीमुद्दीन को यह कहना याद ही नहीं रहा कि धीरे धीरे आग जलाने की लकड़ियां जमा कर ले। इन दिनों सस्ते दामों पर सूखी लकड़ियां मिल जाती हैं। पिछले साल तो कमरा धुएं से भर जाता था, जिसके कारण कपकपाते जाड़े में भी उसे खिड़की खोलकर ही सोना पड़ता था। ये हमने कल पढ़ लिया था। आगे देखते हैं। आईने में लतिका ने अपना चेहरा देखा। वह मुस्कुरा रही थी। पिछले साल अपने कमरे की सीलन और ठंड से बचने के लिए कभी कभी वह मिस वुड के खाली कमरे में चोरी चुपके सोने चली जाया करती थी। मिस वुड का कमरा बिना आग की तपन में भी गर्म रहता था। उसके गदीले सोफे पर लेटते ही आंखें लग जाती थी। कमरा छुट्टियों में खाली पड़ा रहता है, किंतु मिस वुड से इतना नहीं होता कि 2 महीने के लिए उसके हवाले ही कर दिया जाए। हर साल कमरे का ताला ठोंक जाती हैं। वह तो पिछले साल गुसलखाने में भीतर की सांकल देना भूल गई थी, जिसे लतिका चोर दरवाजे के रूप में इस्तेमाल करती रही थी, अर्थात दोनों का जो बाथरूम था वहां से कनेक्शन था दोनों कमरों का। तो इस प्रकार हम यहाँ देख रहे हैं कि लतिका किस तरीके से अपनी पूर्व स्मृतियों के सहारे जी रही है, और ना उसे भविष्य की कोई सुंदर कल्पना, मतलब कल्पना तो है, लेकिन ये सिर्फ है कि मैं बूढ़ी होकर कैसे लगूंगी, ना उसके जीवन में भविष्य के सुंदर स्वप्न हैं और ना ही कोई विशेष आशा उसे जीवन से है। एक तरीके से कहें तो निरर्थक सा जीवन ही लतिका जी रही है, जो प्रतिदिन उसके जो कार्य निर्धारित हैं उन्हीं को वो मशीन की तरह से करती जा रही है। ऐसा ही होता है हम लोगों के जीवन काल में, जब हम जैसे कि अभी समय बहुत सी बहनें ऐसी हैं चैनल पे जो स्वयं भी गृहिणी होकर भी परीक्षाओं की तैयारी कर रही हैं, विद्यार्थी भी हैं, गृहिणी भी हैं, परिवार का ध्यान भी रख रही हैं और बच्चों को भी हम संभालते हैं। इतनी सारी जिम्मेदारियों को करते हुए भी यदि हम थोड़ा सा पढ़ाई से जुड़ा रहते हैं तो कहीं ना कहीं जीवन में सार्थकता बनी रहती है। हम परीक्षा पास करेंगे, नौकरी लगेगी, वो सब एक आशा बनी रहती है। अब आशा ईश्वर पूरी करेंगे नहीं करेंगे ये ईश्वर को है, लेकिन हम अपना कर्म कर रहे हैं तो जीवन में कुछ उत्साह बना रहता है। ज़्यादा नहीं तो भविष्य के सुंदर सपने तो हैं ही ना, कि हमारी नौकरी लग जाएगी तो बच्चों के लिए ये बेहतर भविष्य हम कर पाएंगे, या सुंदर घर का या गाड़ी का। सबके अलग अलग अपने सपने हो सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ उद्देश्य यदि जीवन में लेके चले तो अच्छा लगता है। जैसे कि
जीवन में बहुत ज़्यादा स्थिरता आ रही है। अब हमें पता है कि इस उम्र मतलब ये इस उम्र सीमा हो गई कि नौकरी नहीं लगेगी, नहीं लगी किसी कारण से, हम जीवन में वांछित वस्तुओं को प्राप्त नहीं कर पाए, स्वप्न पूरे नहीं कर पाए, तो भी कुछ ना कुछ अपनी हॉबीज़ जो हैं हमें ऐसी विकसित करनी चाहिए जिनसे हमारा जीवन निरर्थक ना हो। विशेषतः इन पात्रों के अंतर्गत हम झांक कर देखें तो ये कहीं ना कहीं भीतर उदासीनता से भरे हुए हैं। जो नई कहानी के पात्रों की प्रमुख विशेषता भी है, ये कहिए कि वर्तमान युग के प्रत्येक व्यक्ति की ये खालीपन, ये अंदर से उदासीपन और ये जो अकेलापन महसूस होता है। हालांकि देखिए हम सभी परिवार में रहते हैं, कहीं ना कहीं आप मेरी भावनाओं से बिल्कुल सहमत होंगे, हम सभी परिवार में रहते हैं, ठीक है। विद्यार्थी जीवन की मैं बात करूं, यदि आपकी उम्र 20-25 साल है तो शायद आप मेरी विचारों से सहमत ना हो, लेकिन एक उम्र के बाद ये महसूस करने लगता है व्यक्ति कि परिवार में रह रहा है वो, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जब तक हम करते जा रहे हैं तब तक तो सबके लिए भले हैं, लेकिन जहां आप अपने लिए थोड़ा सा भी अगर सोचना प्रारंभ करते हैं या थोड़ा सा भी ये सोचते हैं तो वैसे ही सबको लगने लगता है कि स्वार्थ हो गया, मतलब अकेलापन सा महसूस होता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई हमारी बात को समझ ही नहीं जाना चाह रहा, हमारी कोई केयर ही नहीं कर रहा। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं अवसाद का कारण बनती हैं, जिसमें इन पात्रों के जीवन में तो सिवाय इनके दूसरा कोई है ही नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं। जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे कह दूंगी, सॉरी देखिए एक तो बच्चे शोर मचाते हैं ना तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, तो मैं उनसे कहना चाहूंगी कि चैनल पर उपलब्ध प्लेलिस्ट आप अवश्य चेक करिए। जितनी भी कहानियां आपके सिलेबस में हैं, देखिए नेट जेआरएफ के हिसाब से तो सारी कहानियां मैं करवा चुकी हूँ। इसके अतिरिक्त भी हिंदी साहित्य की वो प्रमुख कहानियां जो आधुनिक कहानियों के अंतर्गत आती हैं और जिनसे सिलेबस में ना होते हुए भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे वापसी है, पर्दा है, कल भी मैंने आपको बताया था, वो सब कहानियां भी प्लेलिस्ट में मैंने करवा दी हैं। बहुत ज़्यादा कहानियां नहीं हैं और उसमें याद भी कुछ नहीं करना, बस आपको काम करते करते ये वीडियो सुन लेने हैं। तो वो सारे वीडियोस आप जरूर देखें। और कोई ऐसी रचना से तात्पर्य निबंध या कहानी, अभी हम छोटी रचनाओं को ही देख रहे हैं, निबंध और कहानी पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। कोई रह गई हो और आपके सिलेबस में लगी हो तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसको भी आपको उपलब्ध करवा दूंगी, ठीक है। साथ ही साथ आप असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एमपी से हैं, हरियाणा से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, राजस्थान से हैं, उत्तराखंड से, अर्थात भारत के किसी भी राज्य से यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी और नेट परीक्षा 3 के संदर्भ में मैं बात कर रही हूँ, तो हिंदी साहित्य का इतिहास की जो सरल पुस्तक है, प्लेलिस्ट बनी हुई है नोट्स के फॉर्म में, वो आप अवश्य पढ़ें। यदि पहली बार तैयारी कर रहे हैं, यदि आप एमए करते हुए कर रहे हैं, यदि थोड़ी सी तैयारी आपने पहले से कर रखी है, पहले से पढ़ रखा है और आपको हर हाल में परीक्षा को पास करना है, यदि आप दृढ़ निश्चय कर चुके हैं कि हमें यह परीक्षा पास ही करनी ही है, तो फिर आप जो शुक्ल जी का इतिहास ग्रंथ है, पूरा करवा चुकी हूँ मैं, वो आप पुनः बार बार देखिए। तो और ये पर्याप्त है आपके हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए। विशेषतः आरपीएससी के सिलेबस में जिस तरीके से हिंदी साहित्य को मतलब हिंदी के 2 पेपर हैं, तो जो दूसरे वाले पेपर में जो टॉपिक लगे हुए हैं वो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे शुक्ल की पुस्तक को पढ़ के किसी ने सिलेबस में वो टॉपिक या प्रकरण लगा दिए हों, तो उससे वो आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी। आइए वापस लौटते हैं अपनी कहानी पर। थोड़ा जल्दी जल्दी मैं फास्ट से पढ़ूंगी, है ना। पहले साल अकेले में उसे बड़ा डर सा लगता था। छुट्टियों में सारे स्कूल और हॉस्टल के कमरे साए साए करने लगते थे। डर के मारे उसे जब कभी नींद नहीं आती थी तब वह करीमुद्दीन को देर रात तक बातों में उलझाए रखती। बातों में जब खोई सी वह सो जाती तब करीमुद्दीन चुपचाप लैंप बुझाकर चला जाता। कभी कभी बीमारी का बहाना करके वह डॉक्टर को बुलवा भेजती थी और बाद में बहुत जिद करके दूसरे कमरे में उनका बिस्तर लगवा देती। लतिका ने कंधे से बालों का गुच्छा निकाला और बाहर फेंकने के लिए वह खिड़की के पास आ खड़ी हुई। बाहर छत की ढलान से बारिश के जल की मोटी सी धार बराबर लॉन पर गिर रही थी। मेघाच्छन्न आकाश में सरकते हुए बादलों के पीछे पहाड़ियों के झुंड कभी उभर आते थे, कभी छिप जाते थे, मानो चलती हुई ट्रेन से कोई उन्हें देख रहा हो। लतिका ने खिड़की से सिर बाहर निकाल लिया। हवा के झोंके से उसकी आंखें झिप गईं। उसे जितने काम याद आए उतने ही आलस घना होता जाता है। बस की सीटें रिजर्व करवाने के लिए चपरासी को रुपए देने हैं। जो सामान हॉस्टल की लड़कियां पीछे छोड़ कर जा रही हैं उसे गोदाम में रखवाना होगा। कभी कभी तो छोटी क्लास की लड़कियों को पैकिंग करवाने के काम में भी हाथ बटाना पड़ता था। वह इन कामों से उगती नहीं, धीरे धीरे सब निपटते जाते हैं। कोई गलती इधर उधर रह जाती है, सो बाद में सुधर जाती है। हर काम में किचकिच रहती है, परेशानी और दिक्कत महसूस होती है, किंतु देर सवेरे से छुटकारा मिल ही जाता है। किंतु जब लड़कियों की आखिरी बस चली जाती है,
तब मन उचाट सा हो जाता है। खाली कॉरिडोर में घूमती हुई वह कभी इस कमरे में कभी उस कमरे में जाती है। वह नहीं जान पाती कि अपने से क्या करे। दिल कहीं भी टिक नहीं पाता, हमेशा भटका भटका सा रहता है। इस सब के बावजूद जब कोई सहज भाव से उससे पूछता है कि मिस लतिका, छुट्टियों में आप घर नहीं जा रही, तब तब वह क्या कहे? डिंग डोंग डिंग। स्पेशल सर्विस के लिए स्कूल चैपल के घंटे बजने लगे थे। लतिका ने अपना सिर खिड़की के भीतर कर लिया। उसने झटपट साड़ी उतारी और पेटीकोट वहीं कंधे पर तौलिया डालकर गुसलखाने में घुस गई। लेफ्ट राइट लेफ्ट। कंटोनमेंट जाने वाली पक्की सड़क पर 4-4 की पंक्ति में कुमायूं रेजिमेंट के सिपाहियों की एक टुकड़ी मार्च कर रही थी। फौजी बूटों की भारी खुरदुरी आवाजें स्कूल चैपल की दीवार से टकराकर भीतर प्रेयर हॉल में गूंज रही थी। ब्लेसेड और द मीक फादर एलमंड एक एक शब्द चबाते हुए खंखराते स्वर में सरमन ऑफ द माउंट पढ़ रहे थे। ईसा मसीह की मूर्ति के नीचे कैंडलब्रियम के दोनों ओर मोमबत्तियां जल रही थी, जिसका प्रकाश आगे बेंचों पर बैठी हुई लड़कियों पर पड़ रहा था। पीछे लाइनों की बेंच अंधेरे में डूबे हुए थे, जहां लड़कियां प्रार्थना की मुद्रा में बैठी हुई सिर झुकाए एक दूसरे से खुसुर पुसुर कर रही थी। मिस वुड स्कूल सीजन के सफलतापूर्वक समाप्त हो जाने पर विद्यार्थी और स्टाफ सदस्यों को बधाई का भाषण दे चुकी थी और फादर के पीछे बैठी हुई अपने में ही कुछ बुड़बुड़ा रही थी, मानो धीरे धीरे फादर को प्रम्प्ट कर रही हो। आमीन। फादर एलमंड ने बाइबिल मेज पर रख दी और प्रेयर बुक उठा ली। हॉल की खामोशी क्षण भर के लिए टूट गई। लड़कियों ने खड़े होते हुए जानबूझकर बेंचों को पीछे धकेला। बेंच फर्श पर रगड़ खाते हुए सीटी बजाते हुए पीछे खिसक गए। हॉल के कोने से हंसी फूट पड़ी। मिस वुड का चेहरा तन गया, माथे पर ब्रुकटियां चढ़ गई। फिर अचानक निस्तब्धता छा गई। हॉल के उस घुटे हुए धुंधलके में फादर का तीखा फटा हुआ स्वर सुनाई देने लगा। जीसस सेड, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। He that followed me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. डॉक्टर मुखर्जी ने ऊब और उकसाहट से भरी जम्हाई ली। कब यह किस्सा खत्म होगा? उन्होंने इतने ऊंचे स्वर में लतिका से पूछा कि वह सकुचाकर दूसरी ओर देखने लगी। स्पेशल सर्विस के समय डॉक्टर मुखर्जी के होठों पर व्यंग्यात्मक मुस्कान खिलती रहती थी और वह धीरे धीरे अपनी मूंछों को खींचते रहते थे। फादर एलमंड की वेशभूषा देखकर लतिका के दिल में गुदगुदी सी दौड़ आई। जब वह छोटी थी तो अक्सर यह बात सोचकर विस्मित होती थी, क्या पादरी लोग सफेद चोके के नीचे कुछ पहनते हैं? अगर धोखे से वह ऊपर उठ जाए तो? बच्चों के मन में ऐसी बातें बहुत आती हैं, है ना। लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। मार्च करते हुए फौजी बूट चैपल से दूर होते जा रहे थे। केवल उनकी गूंज हवा में शेष रह गई थी। फादर ने प्रार्थना बुक खोलते हुए कहा। हॉल में प्रत्येक लड़की ने डेस्क पर रखी हुई हिम बुक खोल ली। पन्नों को उलटने की खड़खड़ाहट फिसलती हुई एक सिरे से दूसरे सिरे तक फैल गई। आगे की बेंच से उठकर ह्यूबर्ट पियानो के सामने स्टूल पर बैठ गया। संगीत शिक्षक होने के कारण हर साल स्पेशल सर्विस के अवसर पर उसे कॉयर के संग पियानो बजाना पड़ता था। ह्यूबर्ट ने अपने रूमाल से नाक साफ की। अपनी घबराहट छिपाने के लिए ह्यूबर्ट हमेशा ऐसे ही किया करता था। कनकियों से हॉल की ओर देखते हुए उसने अपने कांपते हाथों से हिम बुक खोली। लीड काइंडली लाइट। पियानो के सुर दबे झिझकते से मिलने लगे। घने बालों से ढकी ह्यूबर्ट की लंबी पीली उंगलियां खुलने से मचने लगी। कॉयर में गाने वाली लड़कियों के स्वर एक दूसरे से गुदकर कोमल स्निग्ध लहरों में बिंद गए। यानी टोटल ये पूरा प्रार्थना हॉल का उनका जो रूटीन जो कार्यक्रम है उसका वर्णन है ये। लतिका को लगा उसका जूड़ा ढीला पड़ गया, मानो गर्दन के नीचे झूल रहा है। मिस वुड की आंख बचाकर लतिका ने चुपचाप से बालों में लगे क्लिपों को कसकर खींच दिया। बड़ा झक्की आदमी है। सुबह मैंने ह्यूबर्ट को यहाँ आने से मना किया था, फिर भी चला आया, डॉक्टर ने कहा। लतिका को करीमुद्दीन की बात याद हो आई। रात भर ह्यूबर्ट को खांसी का दौरा पड़ा था, कल जाने के लिए कह रहे थे। लतिका ने सिर टेढ़ा करके ह्यूबर्ट के चेहरे की एक झलक पाने की विफल चेष्टा की। इतनी पीछे से कुछ भी देख पाना असंभव था। पियानो पर झुके हुए ह्यूबर्ट का केवल सिर दिखाई देता था। लीड काइंडली लाइट संगीत के सुर मानो एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़कर हाँफती हुई सांसों को आकाश की अबाध शून्यता में बिखेरते हुए नीचे उतर रहे हैं। बारिश की मुलायम धूप चैपल के लंबे चौकोर शीशे पर झिलमिला रही है, जिसकी एक महीन चमकीली रेखा ईसा मसीह की प्रतिमा पर तिरछी होकर गिर रही है। मोमबत्तियों का धुआं धूप में नीली सी लकीर खींचता हुआ हवा में तिरने लगा है। पियानो के क्षणिक पॉज में लतिका को पत्तों की परिचित मरमिम कहीं दूर अनजानी दिशा से आता हुआ सुनाई दे जाता है। एक क्षण के लिए उसे भ्रम हुआ कि चैपल का फीका सा अंधेरा उस छोटे से प्रेयर हॉल के चारों कोनों में सिमटता हुआ उसके आसपास गिर आया, मानो कोई उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर यहाँ तक ले आया और अचानक उसकी आंखें खोल दी गई हों। उसे लगा जैसे मोमबत्तियों के धूमिल आलोक में कुछ भी ठोस वास्तविक ना रहा हो। चैपल की छत, दीवारें, डेस्क पर रखा हुआ डॉक्टर का सुघड़ सड़ोल हाथ, पियानो के सुर अतीत की धुंध को भेदते हुए स्वयं उस धुंध का एक भाग बनते जा रहे हैं। एक पगली सी स्मृति, एक उद्भ्रांत भावना। चैपल के शीशों के परे पहाड़ी सूखी हवा में झुकी हुई वीपिंग बिलोज की कांपती टहनियां, पैरों तले चीड़ के पत्तों की धीमी सी चिर परिचित खड़खड़। वहीं पर गिरीश एक हाथ में मिलिट्री की खाकी हैट लिए हुए खड़ा है। अब जो लतिका है उस सब माहौल से निकलकर
कहाँ पहुंच गई है, अपनी भूतकाल की स्मृतियों में पहुंच गई है जब वो गिरीश के साथ थी। चौड़े उठे हुए सबल कंधे या गिरीश का परिचय है। अपना सिर यहाँ टिका दो तो जैसे सिमट कर खो जाएगा। चार्ल्स बुअर यह नाम उसने रखा था। वह झेंप कर हंसने लगा। तुम्हें आर्मी में किसने चुन लिया? मेजर बन गए हो, लेकिन लड़कियों से भी गए बीते हो। जरा जरा सी बात पर चेहरा लाल हो जाता है। वह यह सब कहती नहीं, सिर्फ सोचती भरती। सोचा था कभी कहूंगी, पर वह कभी नहीं आया। बुरुस का लाल फूल लाए हो ना? झूठे। खाकी कमीज की जिस जेब पर बैज चिपके थे उसी में से मुसा हुआ बूंस का फूल निकल आया। छी, सारा मुरझा गया, अभी खिला ही कहाँ है। हाउ क्लमजी। उसके बालों में गिरीश का हाथ उलझ रहा है, फूल कहीं टिक नहीं पाता। फिर उसे क्लिप के नीचे फंसाकर उसने कहा, देखो। वह मुड़ी। इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, गिरीश ने अपना मिलिट्री का हेड थप से उसके सिर पर रख दिया। वह मंत्रमुग्ध सी वैसी ही खड़ी रही। उसके सिर पर गिरीश का हैट है, माथे पर छोटी सी बिंदी है, बिंदी पर उड़ते हुए बाल हैं। गिरीश ने उस बिंदी को अपने होठों से छुआ है। उसने नंगे सिर को अपने दोनों हाथों में समेट लिया। लतिका, बोलो नहीं, गिरीश ने चिढ़ाते हुए कहा। मैन ईटर ऑफ कुमायूं, उसका यह नाम गिरीश ने उसे चिढ़ाने के लिए रखा था। वह हंसने लगी। लतिका, सुनो। गिरीश का स्वर कैसा हो गया था। ना, मैं कुछ भी नहीं सुन रही। लतिका, मैं कुछ महीनों में वापस लौट आऊंगा। ना, मैं कुछ भी नहीं सुन रही। किंतु वह सुन रही है। वह नहीं जो गिरीश कह रहा है, किंतु वह जो नहीं कहा जा रहा, जो उसके बाद कभी नहीं कहा गया। यानी लड़ाई पे जा रहा है उसका जो प्रेमी है, तो वो डर रही है। अब वो गिरीश उससे कुछ कहना चाहता है, लेकिन वो सुन ही नहीं चाहती, क्योंकि वो वास्तविकता जानती है कि लड़ाई से कौन लौट कर आएगा। इस बात का कोई प्रमाण नहीं दिया जा सकता, इस बात की कोई सत्यता नहीं है। लीड काइंडली लाइट। लड़कियों का स्वर पियानो के सुर में डूबा हुआ गिर रहा है, उठ रहा है। ह्यूबर्ट ने सिर मुड़कर लतिका को निमिष भर देखा। आंखें मूंदे ध्यान मग्ना प्रस्तर मूर्ति सी वह स्थिर निश्चल खड़ी थी। क्या यह वाब उसके लिए है? क्या लतिका ने ऐसे क्षणों में उसे अपना साजी बनाया है? ह्यूबर्ट ने गहरी सांस ली और सांस में ढेर सी थकान उमड़ पड़ी। अब लतिका तो अपने पूर्व की स्मृतियों में डूबी हुई है और ह्यूबर्ट उसे देख रहा है। देखो, मिस वुड कुर्सी पर बैठी बैठी सो रही है। डॉक्टर होठों में ही फुसफुसाया। यह डॉक्टर का पुराना मजाक था कि मिस वुड प्रार्थना करने के बहाने आंखें मूंदे हुए नींद की झपकियां लिया करती हैं। वर्णन में देखा जाए तो बहुत सारा वर्णन तो ऐसा है कि उबाऊ सी कहानी लगने लगती है ना, बहुत ज्यादा, जैसे मोमबत्तियों का धूप। ये पूरा इतना वास्तविक वर्णन है, ऐसा लग रहा है कि एक व्यक्ति वहां बैठ के वो सारी चित्रों को देखते हुए लिख रहा है ना। अब कभी कभी ऐसा लगता है कि कहानी को जो मूल भाव है उसको समझाने के लिए इतना ज़्यादा कहानी को लंबी खींचना जरूरी नहीं था। पर कुछ चीज़ें बहुत वास्तविक हैं, जैसे ये वुड कुर्सी पर सो रही हैं। ऐसे तमाम तरीके की जो चीज़ें हैं, विद्यार्थी काल में हम अपने शिक्षकों को लेकर इस तरीके के मत बनाया करते हैं और आपस में स्टाफ हॉल में भी इस तरीके की बातें चलती रहती हैं। तो वास्तविकता बहुत है नई कहानी में, पर थोड़ी सी लंबी ज़्यादा है। चलिए, फादर हेलमंड ने कुर्सी पर फैले हुए अपने गाउन को समेट लिया और प्रेयर बुक बंद करके मिस वुड के कानों में कुछ कहा। पियानो का स्वर क्रमशः मंद पड़ने लगा। ह्यूबर्ट की उंगलियां ढीली पड़ने लगी। सर्विस समाप्त होने से पूर्व मिस वुड ने ऑर्डर पढ़कर सुनाया। बारिश होने की आशंका से आज के कार्यक्रम में कुछ आवश्यक परिवर्तन करने पड़े थे। पिकनिक के लिए झूला देवी के मंदिर जाना संभव नहीं हो सकेगा, इसलिए स्कूल से कुछ दूर मीडोज में ही सब लड़कियां नाश्ते के बाद जमा होंगी। सब लड़कियों को दोपहर का लंच हॉस्टल किचन से ही ले जाना होगा। केवल शाम की चाय मीडोज में बनेगी। पहाड़ों की बारिश का क्या भरोसा। कुछ देर पहले धुआंधार बादल गरज रहे थे। सारा शहर पानी में भीगा ठिठुर रहा था। अब धूप में नहाता हुआ नीला आकाश धुंध की ओर से बाहर निकलता हुआ फैल रहा था। लतिका ने चैपल से बाहर आते हुए देखा कि वीपिंग विलोज की भीगी शाखाओं में धूप की चमकती हुई बारिश की बूंदें टपक रही थी। लड़कियां चैपल से बाहर निकलकर छोटे छोटे गुट बनाकर कॉरिडोर में जमा हो गई। नाश्ते के लिए अभी पौना घंटा बाकी था और उनमें भी अभी कोई भी लड़की हॉस्टल जाने के लिए इच्छुक नहीं थी। छुट्टियां अभी शुरू नहीं हुई थी, किंतु शायद इसलिए वे इन चंद बचे कुछ क्षणों में अनुशासन के घेरे के भीतर भी मुक्त होने का पूरा और भरपूर आनंद लेना चाहती थी। मिस वुड को लड़कियों का यह गुलगपाड़ा अखरा, किंतु फादर एलमंड के सामने वह उन्हें डांट फटकार नहीं सकी। अपनी झल्लाट दबाकर वह मुस्कुराते हुए बोली, कल सब चली जाएंगी, सारा स्कूल वीरान हो जाएगा। फादर एलमंड का लंबा ओजपूर्ण चेहरा चैपल की घुटी हुई गरमाई से लाल उठा था। कॉरिडोर के जंगले पर अपनी छड़ी लटकाकर वे बोले, छुट्टियों में पीछे हॉस्टल में कौन रहेगा? पिछले 2-3 साल से मिस लतिका ही रहती हैं और डॉक्टर मुखर्जी। फादर का ऊपरी होठ तनिक खिंचाया। डॉक्टर तो सर्दी गर्मी यहीं रहते हैं। मिस वुड ने विस्मय से फादर की ओर देखा। वह समझ नहीं सकी कि फादर ने डॉक्टर का प्रसंग क्यों छेड़ दिया। डॉक्टर मुखर्जी छुट्टियों में कहीं नहीं जाते। 2 महीने की छुट्टियों में बर्मा जाना काफी मुश्किल है फादर। मिस वुड हंसने लगी, किंतु फादर एलमंड ने मिस वुड की हंसी में योग नहीं दिया। उनके चेहरे पर तनाव की रेखाएं खिंची रही। मिस वुड, पता नहीं आप क्यों सोचती हैं, मुझे तो मिस लतिका का हॉस्टल में अकेले रहना कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन फादर,
मिस वुड ने कहा। यह तो कॉन्वेंट स्कूल का नियम है कि कोई भी टीचर छुट्टियों में अपने खर्चे पर हॉस्टल में रह सकती है। मैं फिलहाल स्कूल के नियमों की बात नहीं कर रहा। मिस लतिका डॉक्टर के संग यहाँ अकेली ही रह जाएगी। और सच पूछिए मिस वुड, डॉक्टर के बारे में मेरी राय कुछ बहुत अच्छी नहीं है। फादर, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मिस लतिका बच्चा थोड़े ही है। मिस वुड को ऐसी आशा नहीं थी कि फादर अलमंड अपने दिल में ऐसी दकियानुसी भावना को स्थान देंगे। इतने बड़े पढ़े लिखे व्यवस्थित लोग होकर भी देखिए क्या सोच रहे हैं कि लतिका और मतलब डॉक्टर में कहीं कुछ प्रेम प्रसंग जैसा तो कुछ नहीं है। क्योंकि ऐसी घटिया सोच लोगों की होती है, भले ही वो कितने भी ऊंचे पद पे हों, लेकिन एक महिला और एक पुरुष अगर भले ही उनमें पिता पुत्री का संबंध हो, मित्र का संबंध हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर एक महिला है और एक पुरुष है तो 100% उसमें उल्टा ही संबंध वो लोग देख लेते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। फादर एलमंड कुछ हतप्रभ से हो गए, बात पलटते हुए बोले, मिस वुड मेरा मतलब यह नहीं था। आप तो जानती हैं मिस लतिका और उस मिलिट्री अफसर को लेकर एक अच्छा खासा स्कैंडल बन गया था। स्कूल की बदनामी होने में क्या देर लगती है। वह बेचारा तो अब नहीं रहा, मैं उसे जानती थी फादर। उसकी ईश्वर उसकी आत्मा को शांति दे। मिस वुड ने धीरे से अपने दोनों बाहों से क्रॉस किया। फादर एलमंड को मिस वुड की मूर्खता पर इतना अधिक क्षोभ हुआ कि उनसे आगे कुछ नहीं बोला गया। डॉक्टर मुखर्जी से उनकी कभी नहीं पड़ती थी, इसलिए मिस वुड की आंखों में वह डॉक्टर को नीचा दिखाना चाहते थे। किंतु मिस वुड लतिका का रोना ले बैठी। आगे बात बढ़ाना व्यर्थ था। उन्होंने छड़ी को जंगले से उठाया, ऊपर साफ धुले हुए आकाश की ओर देखते हुए कहा, प्रोग्राम आपने यूं ही बदला मिस वुड, अब क्या बारिश होगी। आगे देखते हैं। अगला दृश्य है। ह्यूबर्ट जब चैपल से बाहर निकला तो उसकी आंखें चकाचौंध सी हो गई। उसे लगा जैसे किसी ने अचानक ढेर सी चमकीली उबलती हुई रोशनी मुट्ठी भरकर उसकी आंखों में झोंक दी हो। पियानो के संगीत सुर रुई की छुई मुई रेशों से अब तक उसके मस्तिष्क की थकी मांदी नसों पर फड़फड़ा रहे थे। वह काफी थक गया था। पियानो बजाने से उसके फेफड़ों पर हमेशा भारी दबाव पड़ता था। दिल की धड़कन तेज हो जाती थी। उसे लगता था कि संगीत के एक नोट से दूसरे नोट में उतारने के प्रयत्न में वह एक अंधेरी खाई पार कर रहा है। आज चैपल में मैंने जो महसूस किया वह कितना रहस्यमय, कितना विचित्र था, ह्यूबर्ट ने सोचा। मुझे लगा पियानो का हर नोट चिरंतर खामोशी की अंधेरी खो से निकलकर बाहर फैली नीली धुंध को काटता, तराशता हुआ भूला सा अर्थ खींच लाता है। यानी इस वाले पैराग्राफ में पूरा दार्शनिकता को निचोड़ के रख दिया है निर्मल वर्मा जी ने। गिरता हुआ हर एक पौज एक छोटी सी मौत है। मानो घने छायादार वृक्षों की कांपती छायाओं में कोई पगडंडी गुम हो गई है। एक छोटी सी मौत आने वाले सुरों की अपनी बची खुची गूंजों की सांसें समर्पित कर जाती है, जो मर जाती है किंतु मिट नहीं पाती। मिटती नहीं इसलिए मरकर भी जीवित है, दूसरे सुरों में लय हो जाती है। अब यहाँ देखिए, ऐसा लग रहा है ना निर्मल वर्मा जी को भी पियानो बजाना आता होगा। तो पॉज, नोट, छोटी छोटी चीजों का यहाँ वर्णन है जो कहानी को पूरी की पूरी तरीके से वास्तविकता का पुट दे रहा है। अब कल्पना भी किसकी कर रहा है, ये सुरों में। अगर प्रेम में व्यक्ति होता है तो जब उसको संगीत सुनते हैं ना, गाने, तो वो अलग ही आवाज देते हैं। और जब व्यक्ति दुख में होता है ना तो सैड सॉन्ग सुनता है ना। और आजकल तो ब्रेकअप सॉन्ग भी सुने जाते हैं। चलिए टॉपिक से नहीं भटकेंगे, नहीं आप लोगों से बहुत ज्यादा बातें हो जाती हैं और कहानी बहुत लंबी है ना। डॉक्टर, क्या मृत्यु ऐसे ही आती है? अगर मैं डॉक्टर से पूछूं तो वह हंसकर टाल देंगे। मुझे लगता है वह पिछले कुछ दिनों से कोई बात छिपा रहे हैं। उनकी हंसी में जो सहानुभूति का भाव होता है वह मुझे अच्छा नहीं लगता। आज उन्होंने स्पेशल सर्विस में आने से रोका। कारण पूछने पर वह चुप रहे थे। कौन सी ऐसी बात है जो मुझे कहने में डॉक्टर कतराते हैं? शायद मैं शक्ति मिजाज का होता जा रहा हूँ और बात कुछ भी नहीं है, ऐसा ह्यूबर्ट सोचता है। ह्यूबर्ट ने देखा लड़कियों की कतार स्कूल के हॉस्टल में जाने वाली सड़क पर नीचे उतरती जा रही है। उजली धूप में उनके रिंग बिरंगे रिबन, हल्की आसमानी रंग की फ्रॉक, सफेद पेटियां चमक रही हैं। सीनियर कैम्ब्रिज की कुछ लड़कियों ने चैपल की वाटिका से गुलाब के फूल तोड़कर अपने बालों में लगा लिए हैं। कंटोनमेंट के 3-4 सिपाही लड़कियों को देखते हुए अश्लील मजाक करते हुए हंस रहे हैं और कभी कभी किसी की ओर जरा सा झुककर सीटी बजाने लगते हैं। हेलो मिस्टर ह्यूबर्ट। ह्यूबर्ट ने चौंक कर पीछे देखा। लतिका एक मोटा सा रजिस्टर बगल में दबाए खड़ी थी। आप अभी भी यही हैं? ह्यूबर्ट की दृष्टि लतिका पर टिकी रही। वह क्रीम रंग की पूरी बाहों की ऊनी जैकेट पहनी हुई थी। कुमायूं लड़कियों की तरह लतिका का चेहरा गोल था। धूप की तपन से पका हुआ गेहुआ रंग कहीं कहीं हल्का सा गुलाबी हुआ था, मानो बहुत धोने पर भी गुलाल के कुछ धब्बे इधर उधर बिखर गए। कुल मिलाकर लतिका सुंदर ही युवती है। उन लड़कियों के नाम नोट करने थे जो कल जा रही हैं, सो पीछे रुकना पड़ा। आप भी तो कल जा रहे हैं मिस्टर ह्यूबर्ट? अभी तक तो यही इरादा, यहाँ रुककर भी क्या करूंगा। आप स्कूल की ओर जा रही हैं, चलिए। पक्की सड़क पर लड़कियों की भीड़ जमा थी, इसलिए वे दोनों पोलो ग्राउंड का चक्कर काटते हुए पगडंडी के नीचे उतरने लगे। हवा तेज हो चली थी। चीड़ के पत्ते हर झोंके के संग टूट टूट कर पगडंडी पर ढेर लगाते जाते थे। ह्यूबर्ट रास्ता बनाने के लिए अपनी छड़ी से उन्हें बुहार कर दोनों ओर बिखेर देता था। लतिका पीछे खड़ी हुई देखती रहती थी। अल्मोड़ा की ओर से आते हुए छोटे छोटे बादल रेशमी रुमालों से उड़ते सूरज के मुंह पर लिपटे से जाते थे, फिर हवा में आगे बह निकलते थे। इस खेल में धूप कभी मंद फीकी पड़ जाती थी, कभी अपना उजला आंचल खोलकर समूचे पहाड़ी शहर को अपने में समेट लेती थी। लतिका
सॉरी, मेरी छोटी बेटी सो रही थी तो दूसरी वाली गुड़िया आके एकदम से उसके ऊपर, उसके मुंह पे हाथ रख के बेड पे चढ़ गई, तो मैं एकदम से डर गई थी, है ना। और आप सभी लोग जितने भी पुराने चैनल से जुड़े हैं आप जानते होंगे कि मैं वीडियो तभी बनाती हूँ तब मेरी छोटी गुड़िया सो जाती है, तो उसके पास ही मैं बैठी रहती हूँ ताकि यदि वो बीच में जग भी जाए तो मैं उसे संभाल लूँ। थैंक गॉड कि रोई तो नहीं, बहुत तेज चली है। लतिका तनिक आगे निकल गई, ह्यूबर्ट की सांस चढ़ गई थी, वह धीरे धीरे हांफता हुआ पीछे आ रहा था। वह भी पोलो ग्राउंड के पवेलियन को छोड़कर सिमेट्री की दाईं ओर मुड़े तो लतिका ह्यूबर्ट की प्रतीक्षा करने के लिए खड़ी हो गई। जिस तरीके का ये वर्णन है ना, ऐसा लगता है कि निर्मल वर्मा इनमें से कोई ना कोई पात्र अवश्य है। उसे याद आया क्योंकि जिस तरीके से ये यहाँ से उतरी, वो वहां खड़ी थी, ये सारा जो वर्णन है ना बिल्कुल ऐसा है कि जैसे वो खड़े होके वहां पे सब लिख रहे हैं और उन्होंने वो जगह देखी हो। ठीक है, या हो सकता है कल्पना की हो। उसे याद आया छुट्टियों के दिनों में जब कभी कमरे में अकेले बैठे बैठे उसका मन ऊब जाता था, वह अक्सर टहलते हुए सिमिट्री तक चली जाती थी। उसने सटी पहाड़ी पर चढ़कर बर्फ के ढके देवदार वृक्षों को देखा करती थी, जिनकी झुकी हुई शाखाओं से रुई के गालों सी बर्फ नीचे कब्रों पर गिरा करती थी। नीचे बाजार जाने वाली सड़क पर बच्चे स्लेज पर फिसला करते थे। वह खड़ी खड़ी बर्फ में छिपी हुई सड़क का अनुमान लगाया करती थी जो फादर एलिमेंट के घर से गुजरती हुई मिलिट्री अस्पताल और डाकघर से होकर चर्च की सीढ़ियों तक जाकर गुम हो जाती थी। जो मनोरंजन एक दुर्गम पहेली को सुलझाने में होता, वही लतिका को बर्फ में खोए रास्तों को खोज निकालने में होता था। आप बहुत तेज चलती हैं मिस लतिका। थकान से ह्यूबर्ट का चेहरा कुमला गया था, माथे पर पसीने की बूंदें छलक आई थी। कल रात आपकी तबीयत क्या कुछ खराब हो गई थी मिस्टर ह्यूबर्ट? आपने कैसे जाना? क्या मैं अस्वस्थ दिख रहा हूँ? ह्यूबर्ट के स्वर में हल्की सी खींच का आवाज था। सब लोग मेरी सेहत को लेकर क्यों बातें शुरू करते हैं, उसने सोचा। नहीं, मुझे तो पता भी नहीं चलता। वह तो सुबह करीमुद्दीन ने बातों ही बातों में जिक्र छेड़ दिया था। लतिका कुछ अप्रतिभ सी हो गई। कोई खास बात नहीं, वही पुराना दर्द शुरू हो गया था। अब बिल्कुल ठीक है। अपने कथन की पुष्टि के लिए ह्यूबर्ट छाती सीधी करके तेज कदम बढ़ाने लगे। डॉक्टर मुखर्जी को दिखलाया या नहीं? वह सुबह आए थे, उनकी बात कुछ समझ में नहीं आती। हमेशा दो बातें एक दूसरे से उल्टी कहते थे। इस बार मुझे 6-7 महीने की छुट्टी लेकर आराम करना चाहिए, लेकिन अगर मैं ठीक हूं तो भला इसकी क्या जरूरत है? ह्यूबर्ट के स्वर में व्यथा की छाया लतिका से छिपी ना रह सकी। बातों को टालते हुए उसने कहा, आप तो नाहक चिंता करते हैं मिस्टर ह्यूबर्ट। आजकल मौसम बदल रहा है, अच्छे भले आदमी बीमार हो जाते हैं। ह्यूबर्ट का चेहरा प्रसन्नता से दमकने लगा। उसने लतिका को ध्यान से देखा। वह अपने दिल का संशय मिटाने के लिए निश्चिंत हो जाना चाहता था कि कहीं लतिका उसे केवल दिलासा देने के लिए ही तो झूठ नहीं बोल रही है। यही तो मैं सोच रहा था मिस लतिका। डॉक्टर की सलाह सुनकर तो मैं डर गया। भला 6 महीने की छुट्टी लेकर मैं अकेला क्या करूंगा? स्कूल में तो बच्चों के संग मन लगा रहता है। सच पूछो तो दिल्ली में ये 2 महीनों की छुट्टियां भी काटनी दुभर हो जाती है। मिस्टर ह्यूबर्ट, कल आप दिल्ली जा रहे हैं? लतिका चलते चलते हठात ठिठक गई। सामने पोलो ग्राउंड फैला था जिसकी दूसरी ओर मिलिट्री के ट्रिक कंटोनमेंट की ओर जा रहे थे। ह्यूबर्ट को लगा जैसे लतिका की आंखें अधमुदी सी खुली रह गई हैं, मानो पलकों पर एक पुराना भूला सा सपना सरक आया। मिस्टर ह्यूबर्ट, आप दिल्ली जा रहे हैं? इस बार लतिका ने प्रश्न नहीं दोहराया। उसके स्वर में केवल एक असीम दूरी का भाव घिराया था। बहुत अरसा पहले मैं भी दिल्ली गई थी मिस्टर ह्यूबर्ट। तब मैं बहुत छोटी थी, न जाने कितने बरस बीत गए। हमारी मौसी का ब्याह वहीं हुआ था। बहुत सी चीजें देखी थी, लेकिन अब तो धुंधला पड़ गया। याद इतना ही है कि कुतुब मीनार पर चढ़े थे, सबसे ऊंची मंजिल से नीचे झांका था। न जाने कैसा लगा था। नीचे चलते हुए आदमी चाबी भरे खिलौनों से लगते थे, ऊपर से उन पर मूंगफलियों के छिलके फेंके थे। हम बहुत निराश हुए क्योंकि किसी ने हमारी तरफ देखा नहीं। माँ ने मुझे डांटा सीढ़ियां उतरती हुई, क्योंकि मैं सीढ़ियां उतरती हुई रो रही थी। शायद माँ ने नहीं डांटा था, मैं सिर्फ नीचे झांकते हुए डर गई थी। सुना है अब तो दिल्ली इतनी बदल गई है कि पहचाना ही नहीं जाता। अब मुझे यहाँ अच्छा लगता है, लतिका ने कहा। पहले साल अकेलापन कुछ अखरा था, अब आदी हो गई हूँ। क्रिसमस की एक रात पहले क्लब में डिनर होता है, लॉटरी खेली जाती है, रात को देर तक नाच गान होता है। नए साल के दिन कुमायूं रेजिमेंट की ओर से परेड ग्राउंड में कार्निवाल किया जाता है। बर्फ पर स्केटिंग होती है, रंग बिरंगे गुब्बारों के नीचे मिलिट्री बैंड बजता है, फौजी अफसर फैंसी ड्रेस में भाग लेते हैं। हर साल ऐसा ही होता है मिस्टर ह्यूबर्ट। कुछ दिनों बाद विंटर स्पोर्ट्स के लिए अंग्रेज टूरिस्ट आते हैं। हर साल मैं उनसे परिचित होती हूँ। वापस लौटते हुए हमेशा वायदा करते हैं कि वे अगली साल आएंगे, पर मैं भी जानती हूँ वे नहीं आएंगे। वे भी जानते हैं कि वे नहीं आएंगे, फिर भी हमारी दोस्ती में कोई अंतर नहीं पड़ता। फिर कुछ दिनों बाद पहाड़ों पर बर्फ पिघलने लगती है, छुट्टियां खत्म होने लगती है, आप सब लोग अपने अपने घरों से वापस लौट आते हैं और मिस्टर ह्यूबर्ट पता भी नहीं चलता कि छुट्टियां कब शुरू हुई थी और कब खत्म हो गई। लतिका ने देखा ह्यूबर्ट उसकी ओर आतंकित व्याकुल दृष्टि से देख रहे हैं। वह सिटपिटाकर गुम हो गई। उसे लगा मानो इतनी देर से पागल सा अनर्गल प्रलाप कर रही हूँ। मुझे माफ करना मिस्टर ह्यूबर्ट, कभी कभी मैं बच्चों की तरह बातों में बहक जाती हूँ। मिस लतिका, ह्यूबर्ट ने धीरे से कहा। वह चलते चलते रुक गया था। लतिका ह्यूबर्ट का भारी कुंठित स्वर सुनकर चौंक गई। क्या बात है मिस्टर ह्यूबर्ट? अब लतिका तो ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि उसका मन बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे, है ना, या कहें कि अपनी कमी को छुपा रही है।
क्या बात है मिस्टर ह्यूबर्ट, वह पत्र, उसके लिए मैं लज्जित हूँ। उसे आप वापस लौटा दें। समझ लें कि मैंने उसे कभी लिखा ही नहीं था। लतिका कुछ समझ नहीं सकी, दिग्भ्रांत सी खड़ी हुई ह्यूबर्ट के पीले उद्विग्न चेहरे को देखती। ह्यूबर्ट ने धीरे से लतिका के कंधों पर हाथ रख दिया। कल डॉक्टर ने मुझे सब कुछ बता दिया, अगर मुझे पहले से मालूम होता तो ह्यूबर्ट हकलाने लगा। मिस्टर ह्यूबर्ट, किंतु लतिका से कुछ आगे नहीं कहा गया। उसका चेहरा सफेद हो गया। वे दोनों चुपचाप कुछ देर तक कॉन्वेंट स्कूल के गेट के बाहर खड़े हो गए। मीडोज, पगडंडियों, पत्तों, छायाओं से घिरा छोटा सा द्वीप, मानो कोई घोंसला दो हरी घाटियों के बीच आ दबाव। भीतर घुसते ही पिकनिक के काले आग से झुलसे हुए पत्थर, जली टहनियां, बैठने के लिए बिछाए गए पुराने अखबारों के टुकड़े इधर उधर बिखरे दिखाई दे रहे हैं। अक्सर टूरिस्ट पिकनिक के लिए यहाँ आते हैं। मीडोज को बीच में काटता हुआ टेढ़ा मेरा बरसाती नाला बहता है, जो दूर से धूप में चमकता हुआ सफेद रिक्त सा दिखाई देता है। यहाँ पर काठ के तख्तों पर बना हुआ टूटा सा पुल है, जिस पर लड़कियां हिचकोले खाती हुई चल रही हैं। डॉक्टर मुखर्जी, आप तो सारा जंगल जला देंगे। मिस वुड ने अपनी ऊंची एड़ी के सैंडल से जलती हुई दियासलाई को दबा डाला, जो डॉक्टर ने सिगार सुलगाकर चीड़ के पत्तों के ढेर पर फेंक दी थी। वे नाले से कुछ दूर हटकर दो चीड़ के पेड़ों की गुथी हुई छाया के नीचे बैठे थे। उनके सामने एक छोटा रास्ता नीचे पहाड़ी गांव की ओर जाता था, जहां पहाड़ की गोद में शकरपारों से खेत एक दूसरे को नीचे बिछे हुए थे। दोपहर के सन्नाटे में भेड़ बकरियों के गलों में बंधी हुई घंटियों का स्वर हवा में बहता हुआ सुनाई दे जाता था। घास पर लेटे लेटे डॉक्टर सिगार पीते रहे। देखिए, कभी कभी क्या होता है ना मेरे साथ, कि ये चीज़ मैंने देखी है कि अगर कोई वीडियो कोई दिन कोई नहीं, वीडियो ही मैं कहूँगी, ऐसा होता है कि उसे अगर मैं 25 बार भी बना लूँ ना, तो वो सही नहीं बनेगा। जैसे इस कहानी को शुरुआत में मैंने पढ़ाया था, जब तब हाथ से पकड़ के मैंने फ़ोन को पकड़ा था, स्टैंड नहीं था, तो इस कारण बहुत से बच्चों को शिकायत रही कि मैम आपका फ़ोन बहुत हिलता जुलता है। तो शुक्ल की पुस्तक पूरी करवाने के बाद, पुराने पेपर करवाने के बाद, काफ़ी समय बाद मैंने इसे सोचा कि चलो अब समय है, पुनः पढ़ा देती हूँ। अभी शुक्ल का इतिहास पढ़ के चुके हैं, इतना कठिन है, थोड़ा सा बच्चों को ईजी हो जाएगा। उससे पहले ही मेरा स्टैंड टूट गया, और जो मेरी टेबल है ना जहाँ पे बैठ के मैं वीडियोस, उस पर एक छिपकली चिपकी हुई है। अब पता नहीं सर्दी से बीमार है, कितना भी हटाने पे वो हट नहीं रही, और इतनी हिम्मत मेरी है नहीं कि उसको मतलब वैसे किसी चीज़ से छू के दूर फेंक दूँ, और आवाज़ करने पे भी हट नहीं रही। मुझे लग रहा है कि अब भी फ़ोन वापस उतनी ही गति से हिल डुल रहा है। खैर, आगे बढ़ते हैं। और बच्चे हैं, शैतानी में बिल्कुल कमी करेंगे नहीं। मैं इतना समझा के वीडियो बनाने बैठती हूँ, बट इन लोगों को मानना नहीं होता। कुत्ता है, वो भौंकने लग जाएगा ज़बरदस्ती। अपने घर ना सही, पड़ोसी के घर कोई आ जाएगा ना, तो भी चिल्लाने लग जाएगा। तो ऐसा लगता है कि सब लोगों ने कसम खा रखी है कि वीडियो नहीं बनाने देंगे कभी कभी, है ना, क्योंकि इतनी लंबी कहानी को। घास पर लेटे लेटे डॉक्टर सिगार पीते रहे। जंगल की आग कभी देखी है मिस वुड? एक अलमस्त नशे की तरह धीरे धीरे फैलती जाती है। आपने कभी देखी है डॉक्टर? मिस वुड ने पूछा। मुझे तो बड़ा डर लगता है। बहुत साल पहले शहरों को जलते हुए देखा था। डॉक्टर लेटे हुए आकाश की ओर ताक रहे थे। एक एक मकान ताश के पत्तों की तरह गिरता जाता था। दुर्भाग्यवश ऐसे अवसर देखने में बहुत कम आते हैं। आपने कहाँ देखा डॉक्टर? लड़ाई के दिनों में अपने शहर रंगून को जलते हुए देखा था। मिस वुड की आत्मा को ठेस लगी, किंतु फिर भी उनकी उत्सुकता शांत नहीं हुई। आपका घर, क्या वह भी जल गया था? डॉक्टर कुछ देर तक चुपचाप लेटा रहा। हम उसे खाली छोड़कर चले आए थे, मालूम नहीं बाद में क्या हुआ। अपने व्यक्तिगत जीवन के संबंध में कुछ भी कहने से डॉक्टर को कठिनाई महसूस होती थी। डॉक्टर, क्या आप कभी वापस बर्मा जाने की बात नहीं सोचते? डॉक्टर ने अंगड़ाई ली और करवट बदलकर औंधे मुंह लेट गए। उनकी आंखें मुंद गईं और माथे पर बालों की लटें झूलाए। सोचने से क्या होता है मिस वुड? जब बर्मा में था तब क्या कभी सोचा था कि यहाँ आकर उम्र काटनी होगी? लेकिन डॉक्टर, कुछ भी कह लो, अपने देश का सुख कहीं और नहीं मिलता। यहाँ चाहे आप कितने वर्ष रह लें, अपने को हमेशा अजनबी ही पाएंगे। डॉक्टर ने सिगार के धुएं को धीरे धीरे हवा में छोड़ दिया। दरअसल अजनबी तो मैं वहां भी समझा जाऊंगा मिस वुड। इतने वर्षों बाद मुझे वहां कौन पहचानेगा? इस उम्र में नए सिरे से रिश्ते जोड़ना काफी सिरदर्दी का काम है। कम से कम मेरे वश की तो यह बात नहीं है। लेकिन डॉक्टर, आप कब तक इस पहाड़ी कस्बे में अकेले पड़े रहेंगे? तो मिस लतिका वो जो है उनको समझाना चाहती हैं, इस देश में रहना है तो किसी बड़े शहर में अपनी प्रैक्टिस शुरू कीजिए। प्रैक्टिस बढ़ाने के लिए कहाँ कहाँ भटकता फिरूंगा मिस वुड? जहाँ रहो वहीं मरीज मिल जाते हैं। यहाँ आया था कुछ दिनों के लिए, फिर मुद्दत हो गई और टिका रहा। जब कभी जी उबेगा मैं कहीं चला जाऊंगा। बच्चों, ये गेट बंद कर दो मेरे कमरे का, और थोड़ा शोर मत करो यदि हो सके तो। है, चुप्पी नहीं होते हो बिल्कुल। प्रैक्टिस बढ़ाने के लिए कहाँ कहाँ भटकता फिरूंगा मिस वुड? जहाँ रहो वहीं मरीज मिल जाते हैं। यहाँ आया था कुछ दिनों के लिए, फिर मुद्दत हो गई, टिका रहा। जी उबेगा कहीं चला जाऊंगा। जड़ें कहीं नहीं जमती तो पीछे भी कुछ नहीं छूट जाता।
मुझे अपने बारे में कोई गलतफहमी नहीं है मिस वुड, मैं सुखी हूँ। मिस वुड ने डॉक्टर की बात पर विशेष ध्यान नहीं दिया। दिल में वे हमेशा डॉक्टर को उच्चश्रृंग, लापरवाह और सनकी समझती रही है, किंतु डॉक्टर के चरित्र में उसका विश्वास है, ना जाने क्यों। हालांकि डॉक्टर ने जाने अनजाने में इसका कोई प्रमाण दिया हो याद नहीं पड़ता। मिस वुड ने एक ठंडी सांस भरी। वे हमेशा यही सोचती है कि यदि डॉक्टर इतना आलसी और लापरवाह ना होता तो अपनी योग्यता के बल पर काफी चमक सकता था, इसलिए उसे डॉक्टर पर क्रोध भी आता था और दुख भी होता था। मिस वुड ने अपने बैग से उनका गोलार सलाइयां निकाली, फिर उसके नीचे अखबार में लिपटा हुआ चौड़ा टॉफी का डिब्बा उठाया, जिसमें अंडों की सैंडविच और हैमबर्ग दबे हुए थे। थर्मस से प्यालों में कॉफी उड़ेलते हुए मिस वुड ने कहा, डॉक्टर कॉफी ठंडी हो रही है। डॉक्टर लेटे लेटे बुड़बुड़ाए। मिस वुड ने नीचे झुककर देखा, वह कोहनी पर सिर टिकाए चुपचाप सो रहे थे। ऊपर का होठ जरा सा फैलकर मुड़ गया था, मानो किसी से मजाक करने से पहले मुस्कुरा रहे हो। उनकी उंगलियों में दबा हुआ सिगार नीचे झुका हुआ लटक रहा था। मेरी मैरी मैरी व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू वांट। दूसरे स्टैंडर्ड में पढ़ने वाली मेरी ने अपनी चंचल चप्पल आंखें ऊपर उठाकर कहा। लड़कियों का दायरा उसे घेरे हुए कभी पास आता, कभी दूर खिंचता चला था। आई वॉन्ट ब्लू। दोनों हाथों को हवा में घुमाते हुए मेरी चिल्लाई। दायरा पानी की तरह टूट गया। सब लड़कियां एक दूसरे पर गिरती पड़ती किसी नीली वस्तु को छूने के लिए भाग दौड़ करने लगी। लंच समाप्त हो चुका था। लड़कियों ने छोटे छोटे दल मीडोज में बिखर गए थे। ऊंची क्लास की कुछ लड़कियां चाय का पानी गर्म करने के लिए पेड़ों पर चढ़कर सूखी टहनियां तोड़ रही थी। दोपहर की उस घड़ी में मीडोज अलसा ऐसा ऊँगता जान पड़ रहा था। हवा का कोई भूला भटका झोंका आता था, तब चीड़ के पत्ते खड़खड़ा उठते थे। कभी कोई पक्षी अपनी सुस्ती मिटाने झाड़ियों से उड़कर नाले के किनारे बैठ जाता था, पानी में से डुबोता था, फिर उड़कर हवा में दो चार निर्दिष्ट चक्कर काट कर दोबारा झाड़ियों में दुबक जाता था। और ऐसा ही निर्दिष्ट सा इनका जीवन था। बस जिए जा रहे हैं, कोई ना खुशी है ना कोई उत्साह। किंतु जंगल की खामोशी शायद कभी चुप नहीं रहती। गहरी नींद में डूबी सपनों सी कुछ आवाजें नीरवता के हल्के झीने पर्दे में सलवटें बिछा जाती हैं। मूक लहरों सी तिरती हैं, मानो कोई दबे पांव झाँककर अदृश्य संकेत कर जाता। देखो मैं यहाँ हूँ। लतिका ने जूली के बॉब हेयर को सहलाते हुए पूछा। तुम्हें कल बुलाया था मैडम, मैं गई थी, आप अपने कमरे में नहीं थी। लतिका को याद आया कि कल रात वह डॉक्टर के कमरे में टेरेस पर देर तक बैठी रही थी। जूली तुमसे कुछ पूछना था। जूली की आंखों से अपने को उसे लगा कि जूली उसकी आंखों से अपने को बचा रही है। जूली ने अपना चेहरा ऊपर उठाया, भूरी आंखों में कौतूहल झांक रहा था। तुम ऑफिसर मैस में किसी को जानती हो? जूली ने अनिश्चित भाव से सिर हिलाया। लतिका कुछ देर तक जूली को अपलक घूरती रही। जूली मुझे विश्वास है तुम झूठ नहीं बोलोगी। कुछ क्षण पहले जूली की आंखों में जो कौतूहल था वह भय में परिणित होने लगा। लतिका ने एक नीला लिफाफा निकालकर जूली को दिया। ये चिट्ठी किसकी है? जूली ने लिफाफा उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, किंतु दूसरे क्षण उसका हाथ कांपकर ठिठक गया। लिफाफे पर उसका नाम और हॉस्टल का पता लिखा हुआ। थैंक यू मैडम, मेरे भाई का पत्र है, वे झांसी में रहते हैं। जूली ने घबराहट में लिफाफे को अपनी स्कर्ट की तहों में छिपा लिया। जूली जरा मुझे लिफाफा दिलाओ। लतिका का स्वर तीखा कर्कश सा हो गया। जूली ने अनमने भाव से लतिका को पत्र दे दिया। तुम्हारे भाई झांसी में रहते हैं? जूली इस बार कुछ नहीं बोली। उसकी उद्भ्रांत उखड़ी सी आंखें लतिका को देखती रही। और यह क्या है? जूली का सफेद चेहरा फक पड़ गया। लिफाफे पर कुमायूं रेजिमेंटल सेंटर की मोहर उसकी ओर घूर रही थी। कौन है यह? लतिका ने पूछा। उसने पहले भी हॉस्टल में उड़ती हुई अफवाह सुनी थी कि जूली को क्लब में किसी मिलिट्री अफसर के संग देखा गया, किंतु ऐसी अफवाहें अक्सर उड़ती रहती थी। उसने उन पर विश्वास नहीं किया। जूली अभी तुम बहुत छोटी हो। जूली के होंठ कांपे, उसकी आंखों में निरीह याचना का भाव गिराया। अच्छा अभी जाओ, तुमसे छुट्टियों के बाद बात करूंगी। जूली ने नलचाई दृष्टि से लिफाफे की ओर देखा। कुछ बोलने को उद्यत हुई, फिर बिना कुछ कहे चुपचाप चली गई। लतिका देर तक जूली को देखती रही, जब तक वह आंखों से ओझल नहीं गई। फिर वो सोचती है, क्या मैं किसी खुसट बुढ़िया से कम हूं? अपने अभाव का बदला क्या मैं दूसरे से ले रही हूँ? शायद, कौन जाने, शायद जूली का यह प्रथम परिचय हो उस अनुभूति से जिसे कोई भी लड़की बड़े चाव से संजोकर संभाल कर अपने में छिपाए रखती है। यह एक अनिर्वचनीय सुख है जो पीड़ा के लिए है। पीड़ा और सुख को डुबोती हुई उमड़ते ज्वार की खुमारी जो दोनों को अपने में समा लेती। एक दर्द जो आनंद से उपजा है और पीड़ा देता है। ये देखी जाए तो ये जो पहला प्यार है जीवन का, उसका इतना सुंदर वर्णन है इन 3-4 पंक्तियों में, जो बहुत सच है। एक दर्द जो आनंद से उपजा और पीड़ा देता है। यही इस देवदार के नीचे उसे भी यही लगा था जब गिरीश ने पूछा था, तुम चुप क्यों हो? वह आंखें मूंदे सोच रही थी। सोच कहाँ रही थी? जी रही थी उस क्षण को जो भय और विस्मय के बीच भिचा था। हल्का सा पगला क्षण। वह भी पीछे मुड़ेगी तो गिरीश की नर्वस मुस्कुराहट दिखाई दे जाएगी। उस दिन से आज दोपहर तक का अतीत एक दुस्वप्न की मानंद टूट जाएगा। वही देवदार है जिस पर उसने अपने बालों के क्लिप में गिरीश का नाम लिखा था। पेड़ की छाल उतरती नहीं थी, क्लिप टूट जाता था, तब गिरीश ने अपने नाम के नीचे उसका नाम लिखा था। जब कभी कोई अक्षर बिगड़कर टेढ़ा मेढ़ा हो जाता तब वह हंसती और गिरीश का कांपता हाथ भी और कांप जाता। लतिका को लगा वो याद करती है, वही भूलना भी चाहती है, किंतु जब सचमुच भूलने लगती है तब उसे भय लगता है जैसे कोई चीज उसके हाथों से छीने जा रही हो। ऐसा कुछ जो सदा के लिए खो जाएगा। बचपन में कभी वह अपने को किसी खिलौने में को खो दिया करती थी तो गुमसुम होकर सोचा करती थी, कहाँ रख दिया मैंने। जब बहुत दौड़ धूप करने पर खिलौना मिल जाता तो वह बहाना करती कि अभी उसे खोज रही है, वह अभी नहीं मिला। जिस स्थान पर खिलौना रखा होता जानबूझकर उसे छोड़कर
घर के दूसरे उससे कोनों में उसे खोजने का उपक्रम करती। जब खोई हुई चीज याद रहती, इसलिए भूलने का भय नहीं रहता था। आज वह बचपन के खेल का बहाना क्यों नहीं कर पाती? बहाना शायद करती है, उसे याद करने का बहाना उसे भूलता जा रहा है। दिन महीने बीत जाते हैं और वह उलझी रहती है। अनजाने में गिरीश का चेहरा धुंधला पड़ता जाता है। याद वह करती है, किंतु जैसे किसी पुरानी तस्वीर के धूल भरे शीशे को साफ कर रही है। वैसा दर्द नहीं होता, सिर्फ उस दर्द को याद करती है जो पहले कभी होता था। तब उसे अपने पर ग्लानि होती है। फिर वह जानबूझकर उस घाव को कुरेदती है जो बढ़ता जा रहा है, खुद ब खुद उसकी कोशिशों के बावजूद बढ़ता जा रहा है। देवदार पर खुदे हुए अधमिटे नाव लतिका की ओर निस्तब्ध निरीह भाव से निहार रहे। मीडोज के घने सन्नाटे में नाली पार से खेलती हुई लड़कियों की आवाजें आ रही हैं। व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू वांट। तितली, झींग और जुगनू मीडोज पर तो उतरती हुई सांझ की छाया में पता नहीं चलता कौन आवाज किसकी। दोपहर के समय जिन आवाजों को अलग अलग करके पहचाना जा सकता था, अब वे एक स्वरता की अविरल धारा में घुल गई थी। घास से अपने पैरों को पहुंचता हुआ कोई रेंग रहा है, झाड़ियों के झुरमट से पैरों के फड़फड़ाहट झपट कर कोई ऊपर से उड़ जाता है, किंतु ऊपर देखो तो कुछ भी नहीं। मीडोज के झरने का गड़गड़ाता स्वर जैसे अंधेरी सुरंग के झपाटे से ट्रेन गुजर रही है, और देर तक उसमें सीटी और पहियों का चीत्कार गूंजती रही। पिकनिक कुछ देर तक और चलती, किंतु बादलों की तहें एक दूसरे पर चढ़ती जा रही थी। सामान बटोरा जाने लगा। लड़कियां मिस बुड के आसपास इकट्ठा होने लगी, और कोई किसी पक्षी के टूटे हुए पंखों को बालों में लगा लेती, कोई टहनी को चाकू से छींटकर छोटी सी बेंत किसी ने बना ली थी। ऊंची क्लास की कुछ लड़कियों ने अपने अपने रुमालों में नाले से पकड़ी हुई छोटी छोटी बालिस्त भर की मछलियों को दबा रखा था, जिन्हें मिस बुड से छुपाकर एक दूसरे को दिखा रही थी। मिस बुड लड़कियों की टोली के संग आगे निकल गई। मीडोज से पक्की सड़क तक 3-4 फर्लांग चढ़ाई थी। लतिका हाफने लगी। डॉक्टर मुखर्जी सबसे पीछे आ रहे थे। लतिका के पास पहुंचकर ठिठक गए। डॉक्टर ने दोनों घुटनों को जमीन पर टेकते हुए सिर झुकाकर एलिजाबेथ योगिन अंग्रेजी में कहा, मैडम आप इतना परेशान क्यों नजर आ रही हैं? डॉक्टर की नाटक की मुद्रा देखकर लतिका के होठों पर थकी सी ढीली ढीली मुस्कुराहट बिखर गई। प्यास के मारे गला सूख रहा है और चढ़ाई है कि खत्म ही होने में नहीं आती। डॉक्टर ने कंधे से लटकता हुआ थर्मस उतारकर लतिका के हाथों में देते हुए कहा, थोड़ी सी कॉफी बची, शायद कुछ मदद कर सके। पिकनिक में आप कहाँ रह गए डॉक्टर साहब? दिखाई नहीं दिए। दोपहर भर सोता रहा मिस बुड के संग। मेरा मतलब है मिस बुड पास बैठी थी। मुझे लगता है मिस बुड मुझसे मोहब्बत करती हैं। कोई भी मजाक करते हुए डॉक्टर अपनी मूंछों को कोने से दबाने लगते थे। क्या कहती थी? लतिका ने थर्मस से कॉफी को मुंह में उड़ेल लिया। शायद कुछ कहती, लेकिन बदकिस्मती से मुझे बीच में नींद आ गई। मेरी जिंदगी के कुछ खूबसूरत प्रेम प्रसंग कमबख्त इस नींद के कारण अधूरे रह गए। इस दौरान जब वे दोनों बातें कर रहे थे, उनके पीछे मिडोज और मोटर रोड से संग चढ़ती हुई चीड़ और बांस की वृक्षों की कतारें सांझ के घिरते हुए अंधेरे में डूबने लगी। मानो प्रार्थना करते उन्होंने चुपचाप अपने नीचे सिर झुका लिया। इन्हीं पेड़ों के ऊपर बादलों के, हे भगवान कितनी लंबी कहानी है। अभी तो अरे भाई बहुत सारे पेज रह गए। गिरजे का क्रॉस 40 मिनट हो गए और कहानी है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है ना। गिरजे का क्रॉस कहीं उलझाता नीचे की पहाड़ी की ढलान पर बिछे हुए खेत भागती हुई गिलहरियों से लग रहे थे, जो किसी की टोह में स्तब्ध ठिठक गई हैं। डॉक्टर मिस्टर ह्यूबर्ट पिकनिक पर नहीं आए। मुखर्जी टॉर्च जलाकर लतिका के आगे चल रहे थे। मैंने उन्हें मना कर दिया था। किस लिए? अंधेरे में पैरों के नीचे दबे हुए पत्तों की चरमराहट के अतिरिक्त कुछ सुनाई नहीं देता था। डॉक्टर मुखर्जी ने धीरे से खांसा। पिछले कुछ दिनों से मुझे संदेह हो रहा है कि ह्यूबर्ट की छाती का दर्द शायद मामूली दर्द नहीं है। डॉक्टर थोड़ा सा हंसे। डॉक्टर ने प्रतीक्षा की शायद लतिका कुछ कहेगी, पर लतिका ने कुछ नहीं कहा। यह मेरा महज शक है, शायद मैं बिल्कुल गलत हूं, किंतु फिर भी यह बेहतर होगा कि वह अपने एक फेफड़े का एक्सरे करा लें। इससे कम से कम कोई भ्रम तो नहीं रहेगा। आपने मिस्टर ह्यूबर्ट से इसके बारे में कुछ कहा? अभी तक कुछ नहीं कहा। ह्यूबर्ट जरा सी बात पर चिंतित होता है, इसलिए कभी साहस नहीं होता। डॉक्टर को लगा उसके पीछे आती हुई लतिका के पैरों का स्वर से ऐसा बंद हो गया। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। लतिका बीच सड़क पर अंधेरी की छाया में चुपचाप निश्चल खड़ी है। डॉक्टर, लतिका का स्वर भर्राया हुआ था। क्या बात है मिस लतिका, आप रुक क्यों गई? डॉक्टर, क्या मिस्टर ह्यूबर्ट? डॉक्टर ने अपनी टॉर्च की मध्यम रोशनी लतिका पर उठा दी। उन्होंने देखा लतिका का चेहरा पीला पड़ गया। वह रह रहकर पत्ते सी कांप आती है। मिस लतिका, क्या बात है? आप तो बहुत डरी हुई सी जान पड़ती हैं। कुछ नहीं डॉक्टर, मुझे कुछ याद आ गया था। फिर दोनों चलने लगे। कुछ दूर तक उसकी आंखें ऊपर उठ गई। पक्षियों का एक बड़ा, अब देखिए लतिका को लगता है कि ह्यूबर्ट भी मरने वाला है, जिस तरीके से उसकी स्थिति है। यही सोचकर उसे नेगी की भी याद आ जाती है कि गिरीश नेगी कैप्टन, जो जिनकी डेथ हो गई थी, जिनसे लतिका प्रेम करती थी और शादी भी करने वाले थे। वे दोनों फिर चलने लगे। कुछ दूर तक जाने पर उनकी आंखें ऊपर उठ गई। पक्षियों का एक बेड़ा धूमिल आकाश में त्रिकोण बनाता हुआ पहाड़ों के पीछे से उसकी ओर आ रहा था। लतिका और डॉक्टर सिर उठाकर पक्षियों को देखते रहे। लतिका को याद आया, हर साल सर्दी की छुट्टियों से पहले ये परिंदे मैदानों की ओर उड़ते हैं। कुछ दिनों के लिए बीच में इस पहाड़ी स्टेशन पर बसेरा करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं बर्फ के दिनों की, जब वे नीचे अजनबी अनजाने देशों में उड़ जाएंगे। पूरी कहानी का अर्थ यहीं पे है ना। क्या वे सब प्रतीक्षा कर रहे हैं? वह है डॉक्टर मुखर्जी, मिस्टर ह्यूबर्ट, लेकिन कहाँ के लिए? हम कहाँ जाएंगे? जैसे परिंदे होते हैं ना, अपनी यात्रा में बीच में कहीं आके रुक जाते हैं
पहुंचते ना हिल स्टेशन पे, और फिर उन्हें जाना है मैदानी इलाकों में, ऐसी वो सोचती हैं क्या हमारे जीवन में कुछ समय के लिए हम हिल स्टेशन पर यहाँ रह रहे हैं और फिर हमें किसी चिर यात्रा में या चिर उसमें लीन हो जाना है। बल्कि देखा जाए तो हम सभी ही परिंदे हैं जो अपनी जीवन यात्रा में यहाँ से वहाँ जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए रोजगार के लिए, कभी शिक्षा के लिए, कभी शादी विवाह हो जाने के बाद इधर से उधर हम लोग भटकते रहते हैं। भटकते रहते से मतलब स्थान परिवर्तन जीवन में होता रहता है और अंत में हम किसी अनंत आकाश में परमपिता के पास चले जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किंतु इसका कोई उत्तर नहीं मिला, सिर्फ उस अंधेरे में मिडोस के झरने का मुतैला स्वर और चीड़ के पत्तों की सरसराहट के अतिरिक्त कुछ सुनाई नहीं देता था। लतिका हड़बड़ाकर चौंक गई। अपनी छड़ी पर झुके हुए डॉक्टर धीरे धीरे सीटी बजाते, मिस लतिका जल्दी कीजिए, बारिश शुरू होने वाली है। हॉस्टल पहुंचते तक बिजली चमकने लगी थी पर बारिश नहीं हुई, बादल बरसने नहीं पाते थे, हवा के थपेड़ों से धकल दिए जाते थे। दूसरे दिन भी तड़के ही बस पकड़नी थी, इसलिए डिनर के बाद लड़कियां सोने के लिए अपने अपने कमरों में चली गई। जब लतिका अपने कमरे में गई उस समय कुमायूं रेजिमेंटल सेंटर का बिगुल बुझ रहा था। उसके कमरे में करीमुद्दीन कोई पहाड़ी धुन गुनगुनाता हुआ लैंप के गैस पंप करा था। लतिका उन्हीं कपड़ों में तकिए को दुहरा करके लेट गई। करीमुद्दीन ने उड़ती हुई निगाह से लतिका को देखा, अपने काम में जुट गया। पिकनिक कैसी रही मैम साहब, तुम क्यों नहीं आए? सब लड़कियां तुम्हें पूछ रही थी। लतिका को लगा दिन भर की थकान धीरे धीरे उसकी शरीर की पसलियों पर चिपटती जा रही है। अनायास उसकी आंखें नींद के बोझ से झपकने लगी। मैं चला आता तो ह्यूवर्ट साहब की तीमारदारी कौन करता? दिन भर उनके बिस्तरे से सटाकर बैठा था और अब वह गायब हो गए। करीमुद्दीन ने कंधे पर लटकते हुए मैले कुचेले तौलिए को उतारा और लैंप के शीशों की गर्द पहुंचने लगा। लतिका की अंधमुखी आंखें खुल गई। क्या ह्यूवर्ट साहब अपने कमरे में नहीं है? खुदा जाने इस हालत में कहां गए। पानी गर्म करने की कुछ देर के लिए बाहर गया था, वापस आने पर देखता हूं कि कमरा खाली पड़ा था। करीमुद्दीन बुड़बड़ाता हुआ कुछ बाहर चला गया। लतिका ने लेटे लेटे पलंग के नीचे चप्पलों को पैरों से उतार दिया। ह्यूबर्ट इतनी रात कहाँ गए? किंतु लतिका की आंखें फिर झपक गई। दिन भर की थकान ने सब परेशानियों के प्रश्नों पर कुंजी लगा दी थी। दिन भर आंख मिचौनी खेलते हुए उसने अपने कमरे में दैया को छू लिया था। वह सुरक्षित थी। कमरे की चार दीवारी के भीतर उसे कोई नहीं पकड़ सकता। दिन के उजाले में वह गवाह थी, मुजरिम थी, हर चीज का उसे तका जाता, पर अकेलेपन में उसे कोई मिला नहीं, कोई गिला नहीं, कोई उलाना नहीं। सब किस्तान खत्म हो गई। जो अपना है वह बिल्कुल अपना सा हो गया, जो पराया उसका दुख नहीं, अपनाने की फुर्सत भी नहीं। थकान के मारे लतिका सो जाती है। लतिका ने दीवार की ओर मुंह मोड़ लिया। लैंप के फीके आलोक में हवा से कांपते हुए पर्दों की छायां हिल रही थी। बिजली कड़कड़ाने से खिड़कियों के शीशे चमक जाते थे, दरवाजे चटकने लगते थे। कोई बाहर से धीमे धीमे खटखटा रहा। कॉरिडोर में अपने के कमरों से जाती हुई लड़कियों की हंसी, बातों के कुछ शब्द, फिर सब शांत हो गया। किंतु फिर भी देर तक कच्ची नींद में वह लैंप का धीमा सी स्वरती रही। अब स्वर भी मौन का भाग बनकर मूक हो गया, उसे पता ना चला। कुछ देर बाद उसको लगा सीढ़ियों से कुछ दबी हुई आवाजें ऊपर आ रही हैं। बीच बीच में कोई चिल्ला उठता है, फिर सब आवाजें धीमी हो जाती है। मिस लतिका जरा अपना लैंप ले आइए। कॉरिडोर के जीने में डॉक्टर मुखर्जी की आवाज आई। कॉरिडोर में अंधेरा था। वह 3-4 सीढ़ियां नीचे उतरी, लैंप नीचे किया। सीढ़ियों के सटे जंगले पर ह्यूबर्ट ने अपना सिर रखा हुआ था, उसकी बाह जंगले के नीचे लटक रही थी। दूसरी डॉक्टर के कंधे पर झूल रही थी, जिसे डॉक्टर ने अपने हाथों में जकड़ा था। मिस लतिका लैंप जरा और नीचे झुका दीजिए। ह्यूबर्ट। डॉक्टर ने ह्यूबर्ट को सहारा देकर ऊपर खींचा। ह्यूबर्ट ने अपना चेहरा ऊपर किया। विस्की की तेज बू का झोंका लतिका के सारे शरीर को झिझोड़ गया। ह्यूबर्ट का आंखों में सुर्ख डोरे खिंचाए थे, कमीज का कॉलर उल्टा हो गया था, टाई की गांठ नीचे होकर ढीली होकर खिसक आई थी। लतिका ने कांपते हाथों से लैंप को सीढ़ियों पर रख दिया और आप दीवार के सहारे खड़ी हो गई। उसका सिर चकराने लगा। इन द बैक लाइन ऑफ द सिटी देयर इज अ गर्ल हु लव्स मी। ह्यूबर्ट हिचकियों के बीच गुनगुना उठता था। ह्यूबर्ट प्लीज। डॉक्टर ने ह्यूबर्ट के लड़खड़ाते शरीर को मजबूत गिरफ्त में पकड़ लिया। मिस लतिका आप लैंप लेकर आगे चलिए। लतिका ने लैंप उठाया। दीवार पर उन तीनों की छायां डगमगाने लगी। इन द बैक लाइन ऑफ द सिटी देयर इज अ गर्ल हु लव्स मी। डॉक्टर मुखर्जी के कंधों पर सिर टिकाए अंधेरी सीढ़ियों पर उल्टे सीधे पैर रखता हुआ ह्यूबर्ट चढ़ रहा था। डॉक्टर हम कहाँ हैं? ह्यूबर्ट सहसा इतनी जोर से चिल्लाया कि उसकी फटती हुई आवाज सुनसान अंधेरे कॉरिडोर की छत से टकराकर देर तक हवा में गूंजती रही। डॉक्टर को एकदम ह्यूबर्ट पर गुस्सा आ गया। फिर अपने गुस्से पर ही उन्हें खींच सी हुई। वे ह्यूबर्ट की पीठ थपथपाने लगे। कुछ बात नहीं है ह्यूबर्ट डियर, तुम सिर्फ थक गए हो। ह्यूबर्ट ने अपनी आंखें डॉक्टर पर गड़ा दी। उनमें एक भयभीत बच्चे की सी कातरता झलक रही थी, मानो डॉक्टर के चेहरे से वह किसी प्रश्न का उत्तर पा लेना चाहता हो। अब ह्यूबर्ट को भी पता चल गया है कि मुझे जरूर कोई लंबी बीमारी है, पर वो कंफर्म करना चाहता है, डॉक्टर के चेहरे को देखना चाहता है। डॉक्टर को कभी गुस्सा आता है, कभी डर उनको लग रहा है, क्योंकि वो ह्यूबर्ट की स्थिति से परिचित हैं। ह्यूबर्ट के कमरे में पहुंचकर डॉक्टर ने उसे बिस्तर पर लिटा दिया। ह्यूबर्ट ने बिना किसी विरोध के चुपचाप अपने जूते मोजे उन्हें उतारने दिए। जब डॉक्टर ह्यूबर्ट की टाई उतारने लगे, ह्यूबर्ट अपनी कोहनी के सहारे उठा। कुछ देर तक डॉक्टर को आंखें फाड़ते हुए घूरता रहा, फिर धीरे से उनका हाथ पकड़ लिया। डॉक्टर, क्या मैं मर जाऊंगा? कितना गंभीर प्रश्न है ना। एक व्यक्ति जिसे ये पता हो कि वो चंद क्षणों में मरने वाला, उसकी क्या स्थिति होगी, है ना।
कैसी बात करते हो ह्यूबर्ट? डॉक्टर ने हाथ छुड़ाकर धीरे से ह्यूबर्ट का सिर तकिए पर टिका दिया। गुड नाइट ह्यूबर्ट। गुड नाइट डॉक्टर। ह्यूबर्ट ने करवट बदली। गुड नाइट मिस्टर ह्यूबर्ट। लतिका का स्वर सिहर गया, किंतु ह्यूबर्ट ने कोई उत्तर नहीं दिया। करवट बदलते ही उसे नींद आ गई थी। कॉरिडोर में वापस आकर डॉक्टर मुखर्जी रेलिंग के सामने खड़े हो गए। हवा के तेज झोंके के कारण आकाश में फैले बादलों की परतें जब कभी इकहरी हो जाती तब उनके पीछे से चांदनी बुझती हुई आग के धुएं किसी आसपास की पहाड़ियों पर फैल जाती। आपको मिस्टर ह्यूबर्ट कहाँ मिले? लतिका कॉरिडोर के दूसरे कोने में रेलिंग पर झुकी हुई थी। क्लब की बार में मैंने उन्हें देखा था। मैं ना पहुंचता तो ना जाने कब तक बैठे रहते। डॉक्टर मुखर्जी ने सिगरेट जलाई। उन्हें अभी एक दो मरीजों के घर जाना था। कुछ देर तक उन्हें टाल देने के इरादे से वे कॉरिडोर में खड़े रहे। नीचे अपने क्वार्टर में बैठा हुआ करीमुद्दीन माउथ ऑर्गन पर कोई पुरानी फिल्मी धुन बजा रहा था। आज दिन भर बादल छाए रहे लेकिन खुलकर बारिश नहीं हुई। क्रिसमस तक शायद मौसम ऐसा ही रहेगा। कुछ देर तक दोनों चुपचाप खड़े रहे। कॉन्वेंट स्कूल के बाहर फैले लॉन में झींगुरों का अनवरत स्वर चारों ओर फैली निस्तब्धता को और भी अधिक घना बना रहा था। कभी कभी मोटर रोड पर किसी कुत्ते की रियायत सुनाई पड़ जाती थी। डॉक्टर, कल रात आपने मिस्टर ह्यूबर्ट से कुछ कहा मेरे बारे में? वही जो सब लोग जानते हैं और ह्यूबर्ट जिसे जानना चाहिए था वह नहीं जानता था। डॉक्टर ने लतिका की ओर देखा। वह जड़वत अविचल रेलिंग पर झुकी हुई थी। वैसे हम सबकी अपनी अपनी जिद होती है, कोई छोड़ देता है, कुछ लोग आखिर तक उससे चिपके रहते हैं। डॉक्टर मुखर्जी अंधेरे में मुस्कुराए। उनकी मुस्कुराहट में सूखा सा विरक्ति का भाव था। कभी कभी मैं सोचता हूँ मिस लतिका, किसी चीज को न जानना यदि गलत है तो जानबूझकर न भूल पाना, हमेशा जोंक की तरह चिपटे रहना, यह भी गलत है। वर्मा से आते हुए जब मेरी पत्नी की मृत्यु हुई थी मुझे अपनी जिंदगी बेकार सी लग रही थी। आज उस बात को अरसा गुजर गया। जैसा आप देखती हैं मैं जी रहा हूँ। उम्मीद है कि काफी अरसा और जीऊंगा। जिंदगी काफी दिलचस्प लगती है और यदि उम्र की मजबूरी ना होती तो शायद मैं दूसरी शादी करने में न हिचकता। इसके बावजूद कौन कह सकता है कि मैं अपनी पत्नी से प्रेम नहीं करता था? आज भी करता। लेकिन डॉक्टर, लतिका का गला रुंध आया था। क्या मिस लतिका? डॉक्टर, सब कुछ होने के बावजूद वह क्या कुछ है जो हमें चलाए चलता है? हम रुकते हैं तो भी अपने बहाव में वह हमें घसीटे लिए जाता है। लतिका से आगे कुछ नहीं कहा गया। जैसे जो वह कहना चाह रही थी वह कह नहीं पा रही। जैसे अंधेरे में कुछ खो गया जो मिल नहीं पा रहा, शायद कभी नहीं मिल पाएगा। यह तो आपको फादर एलमंड ही बता सकेंगे मिस लतिका। डॉक्टर की खोखली हंसी में उनका पुराना सनकीपन उभर आया। यानी वो कहते हैं कि इतने दार्शनिक जो आपके सवाल है इनका जवाब तो फादर ज्ञानी है, वही बता सके। अच्छा चलता हूँ मिस लतिका, मुझे काफी देर हो गई है। डॉक्टर ने दिला सलाई जलाकर घड़ी को देखा। गुड नाइट मिस लतिका। गुड नाइट डॉक्टर। डॉक्टर के जाने पर लतिका कुछ देर तक अंधेरे में रेलिंग से सटी खड़ी रही। हवा चलने से कॉरिडोर में जमा हुआ कोहरा सिहर उठता था। शाम को सामान बांधते हुए लड़कियों ने अपने अपने कमरे के सामने जो पुरानी कॉपियां, अखबार और रद्दी कागजों के ढेर लगा दिए थे। अंधेरे कमरे में हवा के झोंके से इधर उधर बिखरने लगे थे। लतिका ने लैंप उठाया, अपने कमरे की ओर जाने लगी। कॉरिडोर में चलते हुए उसने देखा जूली के कमरे से प्रकाश की एक पतली सी शहती दरवाजे के बाहर खिंचाई है। लतिका को कुछ याद आया। वह सांस रोक जूली के कमरे के बाहर खड़ी रही। कुछ देर बाद उसने दरवाजा खटखटाया। भीतर से कोई आवाज नहीं आई। जूली लैंप बुझाना भूल गई थी किंतु सो गई थी। लतिका धीरे धीरे दबे पांव जूली के पलंग के पास चली आई। जूली का सोता हुआ चेहरा लैंप के फीके आलोक में पीला सा दिख रहा था। लतिका ने अपनी जेब से वही नीला लिफाफा निकाला और धीरे से जूली के तकिए के नीचे दबाकर रख दिया। जब वह कॉरिडोर में आई बारिश की बौछारें तेजी से पड़ने लगी थी। करीमुद्दीन अपने माउथ ऑर्गन पर एक नई फिल्मी धुन छेड़ दी थी। अब प्रतीक देखिए। पहले करीमुद्दीन क्या बजा रहा है? पुरानी धुन। और लतिका कहाँ है? अतीत में जी रही है। अब क्या बजा रहा है? माउथ ऑर्गन पर नई धुन। तो यानी कि लतिका में बदलाव आया। जूली को पहले वो पत्र नहीं दे रही है लेकिन अब वो जानती है कि यदि मुझे मेरे जीवन में प्रेम नहीं मिला तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं लड़कियों से भी उसका बदला दूं। और वो नीला लिफाफा जूली के तकिए के नीचे रखकर चुपचाप आ जाती है। तो यानी ये एक नए बदलाव का यहाँ पे संकेत है। इसके साथ ही कहानी यहाँ पर समाप्त हो जाती है जैसा कि आप देख रहे हैं। काफी लंबा वीडियो हो गया, यहीं वाणी को विराम देंगे। तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम सहित अन्य महत्वपूर्ण कहानियां हम पढ़ चुके हैं। प्लेलिस्ट चेक करते रहिएगा। सभी निबंध जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के सिलेबस में चैनल पे उपलब्ध है। फिर भी कोई निबंध उठ जाग मुसाफिर के अलावा कोई रह गया हो तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। और बाकी आपके कोई भी सवाल हो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उत्तर देने का प्रयास करूंगी। मिलती हूँ कल नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।